बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है और उसको लेकर आज से ही सोशल मीडिया पर लोग उनको बधाई दे रहे हैं और यूपी में जो उनके महान काम है उनको भी लोग बता रहे हैं। किस तरह से उन्होंने दिव्यांगों के लिए पहला यूनिवर्सिटी खोला, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, एक्सप्रेस वे, सबसे ज़्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, दवाई पर उन्होंने जोर दिया और सरकारी नौकरी पर। सोचिए उसी तरह से बिहार में सरकारी नौकरी मिल रही है। तो मायावती जी की जो बड़ी लकीर थी, नोएडा से आगरा तक हाईवे एक्सप्रेस वे, उसको अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा से लखनऊ तक किया। तो दोनों लोगों ने बहुत काम किया और उसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही। सोचिए जब मीडिया बिहार के तेजस्वी नीतीश सरकार की 5 लाख नौकरी देने की चर्चा नहीं कर सकती है, तो अब तो सोशल मीडिया है, हम लोग सब दूध का दूध और पानी का पानी वाला। सोचिए मनुवादी मीडिया ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव के साथ कितनी नाइंसाफी की होगी, और इस पर ही बात करूंगा। और सोचिए एक प्रमीला दीक्षित है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय को चारा खिला रहे थे और वो तंज करती है कि कम से कम प्रधानमंत्री गाय का चारा गाय को ही खिला रहे हैं, मतलब लालू यादव पर तंज है। तो सोचिए आप कि कितनी नफरत है इन लोगों को दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं से। और अगर क्या गारंटी है कि लालू यादव को जो सजा देने वाले लोग हैं वो जातिवादी नहीं होंगे। दुनिया भर में चेक एंड बैलेंस होता है, डाइवर्सिटी होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे मीडिया की सबसे बड़ी बेईमानी की। सोचिए सिर्फ भारत के बहुजन समाज के लोग ही मीडिया के चपेट में नहीं है या मीडिया द्वारा प्रताड़ित नहीं है। सोचिए आज 100 दिन हो रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के, लगभग 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, निर्दोष फिलिस्तीनी। वही हमास ने 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा है, 20,000 से ज्यादा वो घायल हुए हैं। तो सोचिए किस तरह से एक मनुवादी मीडिया, जैसे यहाँ के भारत के मनुवादी मीडिया, उसी तरह के यहूदी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि आप यासर अराफात तो आतंकी देश के हैं, तो मंडेला ने कहा था कि हमारा दर्द का रिश्ता है, तुम नहीं समझ पाओगे। इतनी कहने की हिम्मत आज तक बहुजन समाज के नेताओं में नहीं आ पाई कि वो मीडिया वालों को कहें कि तुम जातिवादी हो। खैर, अखिलेश यादव ने अब यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है, ये अच्छा एक संकेत है। और जितना जल्दी बहुजन मीडिया के लोग सोशल मीडिया पर आ जाएं अच्छी बात है। तो खैर मैं जब भी मौका मिलेगा हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आगे मैं बता रहा हूं कि मीडिया की भूमिका क्या होती है। सोचिए पिछले 75 सालों से 1948 में फिलिस्तीन आजाद हुआ, इजराइल आजाद हुआ, जेरूसलम आजाद हुआ। 1948 से अब तक जो गोरी मीडिया थी, जो इंग्लैंड अमेरिका की मीडिया थी, जो इजराइल की मीडिया थी, जिस पर गोरों का कब्जा था, और रंग के आधार पर अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम गोरे पत्रकारों ने, बीबीसी हो, CNN हो, फॉक्स हो, स्काई हो, तमाम, रूपक मर्डोक ने, किस तरह से रूपक मर्डोक का नाम इसलिए लिया कि ये गोरे चैनलों के सबसे बड़ा बादशाह वही है। किस तरह से इन गोरे पत्रकारों ने इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर फिलिस्तीनियों को बदनाम किया और कहा कि ये आतंकी हैं, हमास आतंकी है, फिलिस्तीन आतंकी है। और सोचिए आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 100 दिन के युद्ध में 153 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आज दुनिया को पता चल गया कि असली आतंकी फिलिस्तीन नहीं इजराइल है। भारत सरकार भी अब इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ है। पूरी दुनिया को पता चल गया, कैसे? सोशल मीडिया की वजह से, एक्स की वजह से, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, यूट्यूब की वजह से और व्हाट्सएप की वजह से और फेसबुक की वजह से, कि असली अपराधी इजराइल है जो युद्ध के बहाने निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। एक भी फिलिस्तीनी हमास के लोगों को नहीं पकड़ पाया इजराइल, एक भी अपना बंधक नहीं छुड़ा पाया। ये सुपर पावर जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उसने बदले में बम से पूरे गजा और हमास, गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को रौंद दिया, और अब वही मलबा जो है उसके लिए मौत का कारण बन रहा है। तो सोचिए, लेकिन अब दुनिया का कोई आदमी है जो कह दे कि हमास आतंकी है? सिर्फ भारत के मनुवादी मीडिया के द्वारा। आज भी भारत की मनुवादी मीडिया जो उछल उछल के रिपोर्टिंग करने गई थी, इजराइल में बैठकर रिपोर्टिंग कर रही थी, अब जाके रिपोर्टिंग करके दिखाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोचिए किस तरह से आज इजराइल पूरी तरह से दुनिया में बेनकाब हो चुका है और दुनिया को पता चल गया है कि इस देश में, दुनिया में आतंकवाद का असली नाम इजराइल है, क्योंकि निर्दोष लोगों को मार रहा है। युद्ध में आप निर्दोष को नहीं मार सकते, स्कूल नहीं गिरा सकते, अस्पताल पर हमला नहीं कर सकते, स्कूल पर बमबारी नहीं कर सकते हैं। इजराइल ने सब कुछ किया, लेकिन एक बंधक अपना नहीं छुड़ा पाया।
और सोचिए अगर मनुवादी मीडिया का आज भी दौर होता, सोशल मीडिया ना होता, तो फिलिस्तीन निर्दोष न साबित होता। और दुनिया मान रहा है कि हमास अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन भारत का मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया देखिए, यमन जो कि हुथी, जो यमन के लड़ाके हैं, उनको आतंकी लिखता है। यमन के आतंकी, हुथी आतंकी है, अरे यमन का सेना है वो। ये लोग लिखता है हिजबुल्ला आतंकी, अरे वो लेबनान की सेना है। यही मनुवादी मीडिया तालिबान को आतंकी लिखता था। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चला रही है और भारत के द्विपक्षीय संबंध है। पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि भारत सरकार के जिन लोगों से संबंध हो, जिन सरकारों से, उसके खिलाफ आप बोलेंगे, उसके विरोध में बोलेंगे तो आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं, आपको जेल हो जाएगी। लेकिन भारत की मनुवादी मीडिया कोई कानून मानती है? आज तालिबानी शासक जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है, उसके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, लेबनान से अच्छे संबंध है, यमन से अच्छे संबंध है, सारे खाड़ी देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा खाड़ी देश, जहां हमारे लोग काम करते हैं, भारत के लोग वहां बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां की मनुवादी मीडिया जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, जो जातिवाद से ग्रसित है, अब ये इनका तो नया नया ही है इस्लामोफोबिया से ग्रसित होना। पहले तो ये हिंदी गंगा जमुनी तहजीब का पानी बहाता था, मुगलों के समय से लेकर अंग्रेजों तक और आज तक बेटी रोटी का संबंध था मनुवादियों का मुस्लिम समाज से और इस्लाम के साथ। मुगल साम्राज्य में कौन था? तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ये सब कौन थे लोग? और अब जब ये वोट के लिए ये लोग मुसलमानों को टारगेट करता है इस्लामोफोबिया, तो इसलिए इस मनुवादी मीडिया से दूर रहिए, सावधान रहिए। और अब तो भारत में भी एक्सपोज हो गए हैं। सोचिए किस तरह से मनुवादी मीडिया और यहूदी मीडिया दोनों एक है, किस तरह से इन लोगों ने फिलिस्तीनियों को बदनाम किया। और जो ये लोग तालिबान को आतंकी लिखता है, जबकि तालिबान अफगानिस्तान की सरकार है और भारत के द्विपक्षीय संबंध है, भारत सरकार के लेबनान से संबंध है, यमन से संबंध है, लेकिन ये लोग उसको आतंकी लिखता है। इन मनुवादी मीडिया ने नेपाल से संबंध खराब करा दिया, श्रीलंका से संबंध खराब करा दिया, भूटान से संबंध खराब करा दिया। अब जाकर इन मनुवादियों ने, समझिए कि ये जो देश है छोटा सा, उससे भी हमारा संबंध खराब करा दिया। पत्रकारिता का नियम है कि आप द्विपक्षीय संबंध को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे दो राज्यों के संबंध बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे जो मनीष कश्यप कर रहा था। आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से आलोचना कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, मुद्दा दिखा सकते हैं। लेकिन इस देश की मनुवादी मीडिया पहले दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ थी, SC ST OBC के खिलाफ थी, अब मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। और ठीक यही चीज यहूदी मीडिया था, अमेरिका का हो, इंग्लैंड का हो या इजराइल का हो। लेकिन सोशल मीडिया ने फिलिस्तीन को निर्दोष साबित किया है और आज दुनिया हमास और फिलिस्तीन का डंका मान रहा है। गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में गाजर मूली की तरह इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। लेबनान के लड़ाके जो हिजबुल्ला है वो मिसाइल अटैक कर रहा है। यमन के लड़ाके जो हुती है वो लाल सागर में अमेरिका की ऐसी तैसी कर रहा है। समुद्री जहाज इजराइल, सोचिए अपने आप को सुपर पावर इजराइल कहता था। तो तमाम भरम, तमाम अंधविश्वास, तमाम धोखा खत्म हो रहा है। और भारत में भी मनुवादी मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। और मनुवादियों के कई चेहरे हैं, कोई मनुवादी सेकुलर दिखेगा, कई मनुवादी जो राइट विंग मनुवादी है उसको तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन जो सेकुलर मनुवादी है उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। और वो हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का उदाहरण देंगे। आज अजीत अंजुम ने क्या लिखा? नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ज्यादा अजान पढ़ता है, अजान देता है। अरे तुम नया नया पंडित लिखो, नया नया पुजारी लिखो, मुंह में छाले पड़ गए हैं। सोचिए जितने इस देश में कहावतें बनाई गई हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इसलिए अल्पसंख्यक समाज को एकजुट होना चाहिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, SC ST OBC के रूप में आपका संवैधानिक अधिकार दर्ज है। BSP सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन है। मैं फिर कह रहा हूं 2024 में वो बड़ा चेहरा है
और अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता है, न सपा के लिए रोक सकती है, न बसपा के लिए रोक सकती है। जिस तरह से बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन है, यूपी में सपा बसपा को एक साथ आना पड़ेगा, इन नेताओं को आना पड़ेगा। इन दोनों में पार्टियों में जो स्लीपर सेल हैं, जो चाहते हैं गठबंधन ना हो, वो बहुजन समाज के बड़े बड़े दुश्मन हैं और दोनों पार्टियां अकेले लड़के कुछ नहीं कर पाएंगी, न सपा न बसपा। गठबंधन ही सॉल्यूशन है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।